पिछले क्लास में आपको समझाया है इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पिछले क्लास की बात अगर थोड़ी सी याद कर लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होना क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको कराने के लिए हमको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है, और वह एक्सटर्नल एजेंसी अगर इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो हम उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और वो जो इंटायर सेटअप जो होता है उस इंटायर सेटअप को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के दरमियान हमको करना क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन ही है कि जिसका एक मोल्टेन स्टेट हो या एक सॉल्यूशन में जो आयंस में टूट जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस होंगे, ये मानी हुई बात है, उसमें आयंस होंगे ही होंगे, और वे आयंस ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके कंडीशंस अलग अलग होते हैं। तो हमको एक बड़े से कंटेनर में ग्लास के टब में या ग्लास के वेसल में हमको इलेक्ट्रोलाइट भरना है। उसमें दो इलेक्ट्रोड मेटेलिक प्लेट डालना है। वो मेटेलिक प्लेट इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एनोड और कैथोड। एनोड वो होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड वो होगा जहाँ रिडक्शन होगा। ये सारी बात आप जानते हैं। उसके बाद आपको ये समझाया था कि इलेक्ट्रोड जो है हमारा वो दो तरह का होगा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसके एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिया था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड तो क्या होगा, और यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड तो क्या होगा। ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और आपको दिखा दिया था कि प्रोडक्ट बदल जाते हैं, कहानियाँ बदल जाती हैं, और सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं वो बदल जाते हैं। एनोड पर कुछ और हो रहा होता है और कुछ और हो जाता है, कैथोड पर कुछ और हो रहा होता है, कुछ और हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आज अगली पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानना है। मैंने पिछले दिन आपको कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ाया था, जिस पॉइंट्स में कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं। टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसमें का जो टॉप पॉइंट था सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यही टॉपिक हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो, इसमें ये पॉइंट कौन सा होगा, नंबर बता सकते हो? ये पॉइंट क्रमांक संख्या जो भी हो, इसमें बात ये करनी है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें कटायन भी होंगे और अनायन भी होंगे। तो अगर हम ये सोच रहे हैं, हम ऐसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कटायन हुआ और एक से ज़्यादा अनायन हुआ, तब हम क्या करेंगे, ये समझना है। कहना ये है कि इफ़ इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक solution more than one cation and anions are there। ध्यान दीजिएगा,
अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कटायन है और एक से ज़्यादा आनायन भी है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको प्रेफरेंस जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट आपको हम बताते हैं। इन दैट केस टू different cations are available at कैथोड। आप समझ गए होंगे कि कटायन किधर मूव करता है, कैथोड की तरफ, टू रिएक्ट, वहां रिएक्ट करने के लिए मूव करेगा। एंड कंपटीशन स्टार्ट्स, वहाँ कंपटीशन स्टार्ट होगा। निश्चित रूप से अगर कोई एक बच्चा क्लास में पढ़ता है तो वही फर्स्ट आएगा हमेशा, लेकिन जैसे ही दूसरे की एंट्री होती है तो वहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और उस कंपटीशन में जीतेगा वही जिसको ज़्यादा नंबर आएगा। तो यहाँ पर जीत किसकी होगी, कौन जीतेगा, ये समझना है हमको कि अगर यहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे, कैथोड पे, तो कैथोड पर जीतेगा कौन। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम पहले एक कंसेप्ट डेवलप कर देते हैं कि एट द कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो कैथोड पर अगर दो आयंस हैं रिड्यूस होने के लिए तो प्रेफरेंस किसको जाएगा, जिसका रिडक्शन पहले होगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि रिडक्शन पहले उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। मतलब कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स, दो सब्सटेंसेस हमारे पास हैं वहाँ रिएक्ट कंपीट करने के लिए, तो हमको प्रेफरेंस उसको देना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि कैथोड पर उस रिएक्शन को प्रेफरेंस जाना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो हमने लिखा यहाँ एट द कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, हेंस द cation having higher reduction potential will get प्रेफरेंस किसको जाएगा, जिसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, और वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको पता है। खैर इसको हम एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल से दिखाएंगे भी। कन्वर्सली two anions move simultaneously towards anode to get oxidized। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड। एंड again कंपटीशन स्टार्ट्स, यहाँ फिर कंपटीशन होगा। अगेन कंपटीशन स्टार्ट्स, यहाँ फिर कंपटीशन होगा। तो एनोड पर अब हमको फिर डिसाइड करना होगा कि किसको प्रेफरेंस दे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो हम उस कैथोड को, उस रिएक्शन को प्रेफरेंस देंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, मतलब जिसको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। फिर हम यहाँ कहेंगे सिंस एट एनोड
oxidation takes place, so the reaction having lower reduction potential will be given preference. प्रेफरेंस किसको जाएगा? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा हम प्रेफरेंस उसी को देंगे। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये हम लोग करेंगे, अभी एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे इसको। तो इतनी बात लेकिन दिमाग में रखनी है कि कैथोड और एनोड, यहाँ पर प्रेफरेंस किसको जाएगा? प्रेफरेंस गोज टू रिएक्शन हैविंग हायर पोटेंशियल। नट सेल में कहिए, इसको एक लाइन में याद रखने के लिए लिख देता हूं। और यहां पर प्रेफरेंस जाएगा, प्रेफरेंस गोज टू द रिएक्शन हैविंग लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर एक बात समझने वाली है जो हम नोट में लिख देना चाहते हैं। नोट में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं इसी पॉइंट में कि अगर किसी रिएक्शन में, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, अगर वहाँ कोई पारामैग्नेटिक गैस निकल रहा हो, पारामैग्नेटिक गैस का मतलब जैसे ऑक्सीजन पारामैग्नेटिक गैस है, अगर कोई पारामैग्नेटिक गैस निकल रहा हो तो उस पारामैग्नेटिक गैस का अपना सेल्फ पोटेंशियल होता है जिसको ओवर पोटेंशियल कहा जाता है, जो कि काउंटेबल नहीं है, मतलब वो हमको दिखेगा नहीं लेकिन वो पोटेंशियल में डिस्टर्बेंस लाएगा। हम ये बात लिख देते हैं, इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। इफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एनी paramagnetic gas evolves, then it causes self potential known as over potential। हम लोग उसको ओवर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ओवर पोटेंशियल हुआ वो, लेकिन ओवर पोटेंशियल कैसे होगा ये हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl solution using प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हुए हम एक्वस NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत कंसेप्चुअल भी है। एक बार समझ जाइएगा तो फिर जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी होगी बड़े आराम से आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो हम एक्वस NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहते हैं और वहाँ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आप समझ रहे हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जब इस्तेमाल करोगे तो यह एक
इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ लिख देता हूँ, हेयर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड behaves as the inert electrode। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है वह इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। तो हमको करना क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेना है और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में हम 2 रॉड डालेंगे जो प्लैटिनम का होगा और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से हमको इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा हम लोगों को ये देखना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको। इसको देखते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl द आयंस आर, आयंस कौन कौन से होंगे, Na+ तो होगा ही, Cl- भी होगा, वाटर के आयंस H+ एंड OH-, ये दोनों आयंस भी इसमें होंगे। अब इसी में हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। जहाँ जो भी पॉसिबिलिटी की बात अभी बताया आपको, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी इस एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि एक वेसल ले लेना है ग्लास का और उसमें एक्वस NaCl सॉल्यूशन भर देना है। इसमें एक्वस NaCl सॉल्यूशन भर देना है और 2 रॉड इसमें डालना है, वो भी रॉड प्लैटिनम का होगा। 2 रॉड इसमें डालना है, प्लैटिनम का रॉड। इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। तो इस सॉल्यूशन में, इन दिस सॉल्यूशन आयंस लिख ही चुका हूं, एक बार फिर लिख देता हूं, Na+ और H+, Cl- एंड OH-, ये 4 आयंस हैं। तो रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसी की तरफ हम लोग रिएक्शन देखना चाहते हैं। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा हम ये जानना चाहते हैं, ये जब समझना चाहते हैं। तो Cl कैथोड मतलब निगेटिव है तो उधर मूव करेगा पॉजिटिव, Na+ एंड H+ मूव simultaneously towards this electrode। इस इलेक्ट्रोड की तरफ ये दोनों मूव करेगा, H+ भी और Na+ भी। और ये जब दोनों मूव करेगा तो दोनों में कंपटीशन होगा, रिएक्शन होगा। Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना देगा Na सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड बना देगा। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखकर बता सकते हैं 2.76 वोल्ट। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पलटिए और वहाँ देख लीजिए कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.76 वोल्ट है। और अगर रिएक्शन करता है H+, तो यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबको पता है, इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट, ये बच्चा को पता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका। यहाँ पर रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं कैथोड पर। कैथोड पर मैंने पहले ही बताया कि रिडक्शन होता है। रिडक्शन पहले किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो देखिए तो -2.76 और 0.00 में
ज़्यादा कौन है? -2.76 नहीं, ज़्यादा है 0 0। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर प्रेफरेंस जो है, यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हाइड्रोजन गेट्स प्रेफरेंस। प्रेफरेंस किसको जाएगा? हाइड्रोजन को। एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस करके कंक्लूजन निकाल लिया कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगा। और सोडियम जो होगा Na प्लस इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्यूशन। सोडियम जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। अब जब सोडियम सॉल्यूशन में रह गया तो रहने दीजिए, यहाँ पर जीत हुई किसकी? हाइड्रोजन की, और सोडियम हार गया और वो सॉल्यूशन में रह गया। तो चलिए, अब एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जहाँ कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पर रिएक्शन होगा, वहाँ कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में प्रेफरेंस जाएगा उस रिएक्शन को जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब ठीक वैसे ही हम रिएक्शन एट सिमिलरली रिएक्शन एट एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन क्या होगा? तो उसके लिए भी 2 आयंस हैं, 2 अनायंस से Cl माइनस एंड OH माइनस आर देयर टू रिएक्ट एट एनोड। यहाँ हमारे पास 2 आयंस है जिनके बीच में कंपटीशन होने की संभावना है। तो देखते हैं दोनों आयंस का रिएक्शन क्या होगा। तो अब आप यहाँ रिएक्शन लिखने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सहारा लीजिएगा, थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करिएगा। रिएक्शन हमको लिखना है एनोड पर, तो एनोड पर रिएक्शन लिखेंगे तो Cl माइनस रिएक्ट करेगा तो हाफ Cl2 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू देख लीजिए 1.36 वोल्ट प्लस। और जब OH माइनस दैट कम्स फ्रॉम H2O, ये वाटर से आता है तो H2O 2H2O ये देगा 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है 1.23 वोल्ट। देखिएगा टेबल में ये वैल्यू मिल जाएगा आपको, ये मैंने देखा है आज, यही वैल्यू है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू मैंने लिख दिया। और ये इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। हेयर प्रेफरेंस goes to the reaction having lower reduction potential। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसी को प्रेफरेंस जाता है यहाँ एनोड पर, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए hence we should get O2 gas at
एट एनोड। एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस मिलना चाहिए, लेकिन मैंने एक पॉइंट लिखा था स्टार करके कि अगर कोई पैरामैग्नेटिक गैस इवॉल्व हो रहा हो, रिलीज हो रहा हो, जब कोई पैरामैग्नेटिक गैस, जैसे कि ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक गैस है, तो अगर कोई पैरामैग्नेटिक गैस इवॉल्व हो रहा हो तो उसका अपना सेल्फ पोटेंशियल होता है। बट हेयर O2 गैस लिख देता हूँ, जो कि एक पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कॉजेज ओवर पोटेंशियल। इसका अपना सेल्फ पोटेंशियल होता है, जिसको ओवर पोटेंशियल लगभग 0.5 वोल्ट के आसपास होता है। एंड हेंस जब 0.5 इसमें जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए, तो 1.73 हो जाएगा, तब कम हो गया ये, तो प्रेफरेंस मिलेगा। हेंस प्रेफरेंस गोज टू Cl2 गैस। इसका मतलब हुआ कि हमको एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि क्लोरीन गैस हमको एनोड पर मिलेगा। इट मीन्स वी गेट Cl2 गैस एट एनोड। तो Cl2 गैस मिल गया हमको एनोड पर, तो रह गया क्या सॉल्यूशन में? इन सॉल्यूशन OH माइनस H लेफ्ट बिहाइंड। सॉल्यूशन में OH माइनस रह गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि एनोड पर OH माइनस, एनोड पर जो गैस Cl2 गैस निकल गया, सॉल्यूशन में बच गया OH माइनस, कैथोड पर बच गया था Na प्लस। ये दोनों मिलके NaOH बना देते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह कमर्शियल स्केल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड है। मतलब लार्ज स्केल पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो यही काम करते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लार्ज स्केल पे मिल जाएगा। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, ये बात मैं यहाँ मेंशन कर देना चाहूँगा। इन सॉल्यूशन Na प्लस OH माइनस, ये दोनों मिलके NaOH बना देंगे और कहते हैं कि दिस इज द कमर्शियल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने का यह कमर्शियल मेथड है और इसलिए इस इलेक्ट्रोलिसिस का एक और भी नाम है क्लोर अल्कली मेथड। क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन गैस मिलता है, अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो इसको क्लोर अल्कली मेथड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि अगर हमारे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कटायन हो या एक से ज़्यादा अनायन हो तो वहाँ कंपटीशन होगा और कंपटीशन में प्रेफरेंस किसको जाएगा, इसका डिसीजन हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डाटा के बेसिस पर करेंगे और वो डाटा हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अवेलेबल है। बड़ा आसान है, केवल इतना ही समझना है कि एनोड पर रिएक्शन वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो और कैथोड पर रिएक्शन वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। बस इतनी सी बात करनी है हमको, इतना ही सा समझना है। अब इसी को थोड़ा सा एक और पॉसिबिलिटी में हम समझ लेना चाहते हैं, एक और पॉसिबिलिटी में समझ लेना चाहते हैं। कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस की संख्या ज़्यादा हो और उसमें से कोई एक आयन एक्सेस में हो तो वहाँ कंपटीशन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे।
सीधा हम प्रीफरेंस उसको देंगे जो एक्सेस में है। ये हमेशा याद रखिएगा। कहना ये है कि इफ इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन more than one similar ions are there and some of them are in excess। अगर उसमें से कुछ जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो तब देन नो कंपटीशन इज कंसीडर्ड। वहाँ कोई कंपटीशन हम लोग नहीं करेंगे, कोई कंपटीशन की बात भी नहीं करेंगे। ओनली excess ions will get preference। प्रीफरेंस किसको जाएगा? जो आयंस एक्सेस में है उसी को प्रीफरेंस जाएगा। अब हमको उसमें कुछ कहना ही नहीं। जैसे अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा दें इसको। एग्जाम्पल से कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl solution using प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके हम डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहते हैं। डाइल्यूट NaCl का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। डाइल्यूट कहते ही ये बात तुरंत समझ में आ जाता है कि उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। मतलब यहाँ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ज़्यादा है मतलब एक्सेस आयन H+ और OH- है। तो अगर एक्सेस आयन हमको पता चल गया तो कुछ कंपटीशन कराना ही नहीं है, सीधे जो एक्सेस आयन है हम उसी को कंसीडर करेंगे और उसी का रिएक्शन भी करा देंगे। ये बात हम यहाँ लिख देते हैं, समझा देते हैं आपको कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट NaCl मीन्स वाटर इज इन एक्सेस। वाटर इज इन एक्सेस, वाटर एक्सेस अमाउंट में है तो एक्सेस आयंस कौन कौन से हो गए? एक्सेस आयंस कौन कौन से हो गए? H+ एंड OH-। तो कुछ करना नहीं, बस एक हमको फिर से वेसल लेना है और उस वेसल में डाइल्यूट NaCl भर देना है। इसमें डाइल्यूट NaCl भर के और 2 इसमें हम प्लेटिनम का रॉड डाल देंगे। प्लेटिनम के रॉड से को हम जोड़ देंगे टर्मिनल्स से और इसमें भरा हुआ है डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl भर दिया है। तो इसमें आयंस जो होंगे, आयंस आर Na+ और Cl-। ये माइनर हुआ, बहुत कम अमाउंट में होगा। और H+ एंड OH- ये एक्सेस अमाउंट में होगा। तो जो एक्सेस अमाउंट में हम है उसी को कंसीडर करेंगे। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करेगा। Na+ एंड H+ मूव towards it, but excess ion
एक्सेस आयन H प्लस रिएक्ट्स। यहाँ कंपटीशन सोचना ही नहीं है, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पर रिएक्शन होना है, उसके लिए भी Cl माइनस है एंड OH माइनस आर देयर टू रिएक्ट, लेकिन इसमें OH माइनस जो है वो एक्सेस है, इन एक्सेस OH माइनस एक्सेस है तो वही रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो 2H2O जो OH माइनस का एक सोर्स है ये देगा 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और आपको मिल जाएगा एनोड पर ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। और आप समझ गए होंगे कि यह एक सिंपल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के जैसा रिएक्शन हुआ, नहीं कि वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ही मिला। तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो सिंपल वही हुआ जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है, क्योंकि उसमें एक्सेस अमाउंट में H प्लस और OH माइनस है। तो इस बात को आप एकदम से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस की ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे थे, जिसमें एक ये पॉसिबिलिटी आपको समझाया है। कुछ और भी बातें समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ concentrated H2SO4 using PT इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का। इससे और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब हुआ H2SO4 इन वाटर। H2SO4 अगर पाउडर के रूप में पाया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा वो एसिड नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो एसिडिक बिहेवियर तभी शो करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट की तरह तभी बिहेव करेंगे जब ये वाटर में होंगे। तो इनका वाटर में डाला, इनको H2SO4 को कंसंट्रेटेड है, मतलब वाटर में हम इनका मिक्सचर बना रहे हैं। तो एक ग्लास का फिर से हमको वेसल लेना है और इसमें H2SO4 डाल देना है। H2SO4 एक्वस डाल दिया है और इसमें 2 प्लेटिनम के रॉड यूज़ कर रहे हैं। प्लेटिनम के रॉड, ये दोनों प्लेटिनम के रॉड हुए, इनको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो इसमें आयंस कौन कौन से हुए? आयंस इन द सॉल्यूशन में आयंस हो गए H प्लस और SO4 माइनस माइनस, ये हुआ एसिड के लिए। और एंड वाटर है तो H प्लस एंड OH माइनस, ये वाटर की तरफ से आया। तो इसमें फिर से 3 आयंस हो गए। इत्तेफाक से H प्लस दोनों में है, वो कॉमन आयन हुआ, और SO4 है और OH माइनस है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड की तरफ H प्लस मूव करेगा, क्योंकि दोनों में तो H प्लस ही, दोनों H प्लस एक ही जैसा है। तो H प्लस इज available to get reduced
रिड्यूस होने के लिए ये यहाँ है, तो ये H+ एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बना दिया H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बना दिया। यहाँ कंपटीशन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि एक ही आयन है H+ है, वही रिएक्ट कर रहा है, तो हमको यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नहीं लिखना है। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर 2 आयंस हैं। 2 ions are there to get oxidized at anode, और वो आयंस हैं SO4- एंड OH-। समझ गए होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों में फिर से कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अगेन देयर इज कंपटीशन हेयर, यहाँ फिर से कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में झगड़ा सुलझाएंगे हम डाटा के बेसिस पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डाटा। तो अगर SO4- ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है OH- +2 इलेक्ट्रॉन। निश्चित रूप से 2 रिएक्शन होना है यहाँ, तो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है, डिसाइड करना है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 2.05 वोल्ट। ये डाटा एक बार करेक्ट कर लीजिएगा टेबल से। और अगर रिएक्शन होता है OH का रिएक्शन तो आप समझ रहे हैं ऐसे ही होता है, 4H+ + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है 1.23 वोल्ट। तो यहाँ पर ये प्रेफरेंस किसको जाना है? यहाँ पर प्रेफरेंस किसको जाना है? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। हेयर प्रेफरेंस goes to the reaction having lower रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ ऑक्सीजन गैस फिर से इवॉल्व हो रहा है, जिसके कारण ओवर पोटेंशियल होना चाहिए। तो ओवर पोटेंशियल यहाँ नहीं, अगर है भी तब भी अगर 0.5 इसमें जोड़ भी देते हैं तब भी इसको पार नहीं कर पाएगा। तो ओवर पोटेंशियल यहाँ कोई असर नहीं डालेगा। तो हम कहेंगे कि वी गेट O2 गैस at the एनोड। एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक बात है ना? एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस मिला। तो कुल मिलाकर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगी उसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को समझना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं। जैसे कहा कि अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, वगैरह वगैरह, तो वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो प्रोडक्ट कुछ और होगा। और वहीं अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो प्रोडक्ट अलग होगा। आप इन दोनों में बात समझ रहे हैं। मैंने एक पिछले क्लास में जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय आपको कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके दिखा दिया था कि कैसे प्रोडक्ट बदल जाता है, और प्रोडक्ट बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है। तो वहाँ हमको ये सब समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उन सारे पॉसिबिलिटीज़ में हम क्या अपना इंटेलिजेंसिया इस्तेमाल करें। बार बार मैं ये समझाया करता हूँ आपको कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है या जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ, उस प्रॉब्लम के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एग्ज़ाम में वो प्रॉब्लम आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। फ्रीक्वेंट स्पीकिंग में आपको सजेस्ट करता हूँ, उसमें जो प्रॉब्लम आने वाला है वो आप खुद से एनालाइज करेंगे, आप खुद से उसको समझेंगे। तो समझने के लिए किसी भी टॉपिक पर कमांड होना ज़रूरी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। केवल इतना समझ लिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने में फिर बात बिगड़ जाएगी। वहाँ बहुत सारी बातें हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने में। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर ब्लू होगा। सवाल पूछता है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, क्यों? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वाई, तो आप सीधा से जवाब दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा जवाब है कि कॉपर सल्फेट, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द कॉपर प्लस प्लस आयन, and after electrolysis the copper plus plus ion disappears and it is converted into copper solid, so there is no copper plus plus after electrolysis, so there is no blue color। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉपर प्लस प्लस के कारण है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कॉपर प्लस प्लस समाप्त हो जाता है, इसीलिए उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये बात हम लोगों को कहनी पड़ेगी कि उसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, निश्चित से डिसअपियर हो जाएगा। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और आपको उसके बारे में पूरा जानकारी रखना चाहिए। एक बात आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो मैंने आज आपको ये पढ़ाया कल के क्लास और आज के क्लास में कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड और कैथोड, एनोड और कैथोड होते हैं, उन पर अपोजिट चार्ज होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो सब मैंने आपको दिखा दिया था, समझा दिया था, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में प्रोडक्ट बदल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोड बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है, मीडियम बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है, और ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको समझाया। अब इसका जो अंतिम पड़ाव है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको समझ लेना है थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो वहाँ कहा था कि कॉपर का जो एनोड है वो दुबला होता जाएगा और कैथोड मोटा हो जाएगा। पता नहीं, शायद उसमें उल्टा लिखा गया था बाय मिस्टेक। तो एनोड जो है वो उस पर से कॉपर निकल के कैथोड पर जमा होगा। तो अब हमको ये मालूम करना है, सपोज कीजिए कि आपको अपने अंगूठी पर गोल्ड का, चांदी के अंगूठी पर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है।
तो गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाइएगा तो पैसा मांगेगा ना, तो कितना ग्राम का पैसा आप दीजिएगा, कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ उस अंगूठी पर। अब उसको वजन करके निकालने का तरीका है कि पहले अंगूठी को वजन कर लिया, उसके बाद फिर से वजन कर लिया, जितना कॉपर उस पर गोल्ड डिपॉजिट हुआ है और डिफरेंस पता चल जाएगा, उतना पैसा लेगा वो। लेकिन उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने का हमारे पास जो टूल है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 लॉ दिए गए 11th क्लास से, ये एक एडिशनल टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, 2 लॉ है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना करंट पास करेंगे, कितना चार्ज पास करेंगे, कितना मिनट के लिए, तो उसके इक्विवेलेंट कितना ग्राम डिपॉजिट होगा किसी मेटल का। ये हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ के बेसिस पर। और हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक यही क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी।